हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दो चीज़ें। पहली कि जैसे मैंने टीजीटी की 40 डेज स्ट्रैटेजी चलाई थी, ऐसे ही मंडे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ जूनियर के लिए आपका 45 डेज जितने भी बैठते हैं, तो मैं जूनियर की आप लोगों के लिए सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रही हूँ ग्रामर एंड लिटरेचर मिक्स करके। तो जूनियर की सीरीज़ आप लोगों की शुरू हो जाएगी। मैंने कहा था अब डेट आ गई है 17 अक्टूबर, तो उससे पहले पहले आप लोगों के लिए ऐसी सीरीज़ चलाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। तो जैसे मैंने टीजीटी में चलाई थी, बीच में छोड़ा नहीं था कि 10 दिन चलाई और बंद कर दी, बस कभी तबीयत ख़राब हो गई तो 40 की जगह मेरे 35 डेज़ हो पाए थे, बाकी उससे मैंने कम नहीं करे थे। तो मैं थ्रू आउट जब तक आपका एग्ज़ाम होगा मैं वो सीरीज़ चलाऊँगी और ग्रामर लिटरेचर मिक्स करके। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। दूसरी चीज़, हमारे चैनल पर अब आप लोगों को जीएस की क्लासेस भी मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्री जीएस की क्लासेस शुरू हो रही हैं, वो कभी पेड नहीं होगा। जैसे मेरी सीरीज़ जो चलती हैं वो पेड नहीं होती, कभी भी जो चलती हैं वो यूट्यूब पर ही चलती हैं, ऐसे ही जीएस की क्लासेस भी चल रही हैं। हमने जीएस के लिए एक टीचर जो है वो रखा है, और लेकिन वो क्लासेस इंग्लिश सूत्रा के चैनल पे नहीं चलेंगी। जिस दिन जूनियर की क्लास स्टार्ट होगी उसी दिन आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में एक नए चैनल का आप लोगों को लिंक मिलेगा। आप लोगों को उस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो वो जीएस की क्लासेस उस पर चलेंगी जो सक्सेस सूत्रा के नाम से होगा, क्योंकि ये चैनल कम्प्लीटली इंग्लिश के लिए है। अब आपके लिए दूसरा चैनल जो है वो स्टार्ट होगा, जीएस के लिए स्टार्ट होगा। तो आप जीएस भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, आपकी कंप्लीट तैयारी हम लोग करवाएंगे। तो आई होप कि आपको ये बात सुनकर खुशी हुई हो। तो 6 तारीख से हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे, मंडे से, और मंडे से ही आपको उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी जीएस भी उसी पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। यूपीएलटी का बैच 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और आज की जो मैंने आप लोगों से कहा था कि अब मैं फ़िलहाल जो है वो वही। अच्छा, ये जो सीरीज़ भी चल रही है ना, ये भी सीरीज़ जीआईसी और आपको पता है जूनियर में पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें यही नहीं पता कहाँ से क्या पूछ लेंगे। तो ये आप कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, वो सब चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो ये मैंने कहा था अब मैं वो वाले राइटर्स लूँगी जो जीआईसी के लिए राइटर्स हैं। तो जीआईसी के लिए और एलटी के लिए और DSSB के लिए भी, और इसके अलावा ये जो राइटर है ये जूनियर के लिए भी है। हालांकि जूनियर की एक अलग से सीरीज़ भी मंडे से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज का जो मैंने राइटर लिया है वो है अलेक्जेंडर पोप, नियो क्लासिकल एज के रिप्रेजेंटेटिव राइटर, क्लासिकल मतलब स्यूडो क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज के राइटर जो हैं रिप्रेजेंटेटिव राइटर। सबसे पहले हम लोग अगर जाने तो जान लेते हैं जो ये नियो क्लासिकल एज है, इसे ऑगस्टन एज या नियो क्लासिकल एज कहा क्यों जाता है। एक्चुअली ये एज एक तरीके से क्लासिकल एज को दोबारा से बनाने की एज थी। जितने भी ये राइटर्स थे इनको रेनेसांस या एलिजाबेथन एज पसंद नहीं थी, क्योंकि इनका ये मानना था उसमें सेंटिमेंटैलिटी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने क्लासिकल एज को, रेनेसांस में क्लासिकल एज के जो भी लिटरेचर था उसको उन्होंने रिवाइव तो करा, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे उन्हें करना चाहिए था। तो इन लोगों ने क्या करा कि इन्होंने ध्यान दिया कि फॉर्म बिल्कुल क्लासिकल राइटर्स की तरह होनी चाहिए, कंटेंट चाहे कुछ भी हो। फॉर्म शुड बी लाइक द राइटर्स ऑफ क्लासिकल एज, यानी कि कुछ रूल्स हैं दोज रूल्स शुड बी फॉलोड। वो बहुत अच्छे से वो रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, ऐसा मानना था नियो क्लासिकल एज का। तो इसको स्यूडो क्लासिकल एज इसलिए कहते हैं कि क्लासिकल राइटर्स को होमर और जिनको जो है इनको फॉलो तो किया, मगर सिर्फ और सिर्फ इनकी लेखन शैली में इनके कंटेंट को कॉपी नहीं कर पाए। तो इसीलिए ये इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को मायने दिए गए। ये एज कॉफ़ी हाउस कल्चर की थी, ये एज सैटायर की एज थी, और पोप जो है वो सैटायर करने में बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं कि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। बड़े बिटर सैटायर्स वो किया करते थे। पोप
को एक रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी, उन्हें ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी थी रीढ़ की हड्डी की, जिस वजह से उनकी हाइट नहीं बढ़ पाई थी। ही वॉज ओनली 4 फीट 6 इंचेस टॉल। लेकिन उनके सटायर्स इतने बिटर हुआ करते थे कि लोग जो हैं वो तिलमिला के रह जाते थे। वैसे भी इस एज में टोरीज एंड विग्स ये आपस में बहुत ज़्यादा जो है, ये जो पार्टीज़ थी इनके बीच में आपस में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा था। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अलेक्जेंडर पोप जो कि एक लिनन ड्रेपर के बेटे थे, वो बिनफील्ड में विंसर फॉरेस्ट में इन्होंने अपना बचपन बिताया और कैरल से इनकी दोस्ती जो है, जो इनसे 20 ईयर्स जो है ओल्डर थे, बिनफील्ड में ही इनकी फ्रेंडशिप हुई। उन्होंने अपने फ्रेंड एडिसन को, ये वही एडिसन एंड स्टील वाले एडिसन है, बिना किसी कारण के ही कैरेक्टर ऑफ एटिकस अर्बूथ नॉट में, कैरेक्टर ऑफ एटिकस में उन्होंने उनको जो है वो सटायराइज किया है एंड मर्सीलेसली फ्लेड हिज लिटरेरी एनिमीज। और उन्होंने अपने जो है वो इतने सटायर्स किया करते थे कि चाहे जो उनके रियल एनिमीज़ थे या नहीं थे, उन्होंने डंसियार्ड में अपने एनिमीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने उनको बट ऑफ जोक जो है वो बनाया है। द एसे, और एक डंसियार्ड के बारे में मैं आप लोगों को ये भी कहूँ, डंसियार्ड में इन्होंने सटायराइज किया थियोबॉल्ड को, लेकिन डंसियार्ड भाई एनोनिमसली पब्लिश हुआ था, लेकिन सबको पता था किसने करा। और ये कहते हैं कि डंसियार्ड के बाद पोप को इतने थ्रेटनिंग जो है, ना केवल लिटरेरी थ्रेट्स मिलने लगे थे बल्कि लाइफ थ्रेट्स भी मिलने लगे थे। वो कभी अकेले नहीं जा सकते थे। ये यूज टू कैरी पिस्टल, कि वो उनको पिस्टल कैरी करके चलना पड़ता था कि कहीं कोई उन्हें मार ना दे। तो डंसियार्ड से उन्होंने दुश्मन कमाए थे और मतलब वो उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी मतलब मजाक बन के रह गया था डंसियार्ड। एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो पोप ने लिखी है, उनका फर्स्ट लिटरेरी वेंचर, जो पोप्स फर्स्ट मेजर लिटरेरी वेंचर, पहला वेंचर लिटरेरी वो तो नहीं था, फर्स्ट मेजर लिटरेरी वेंचर, ये पब्लिश हुआ था 1711 में और इसका मेन एम था द आर्ट ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू हॉरेस फिल्टर्ड थ्रू द फ्रेंच पोएट क्रिटिक बॉल्यू। इसमें इनका ये मानना था कि भाई जो राइटिंग जो है वो बुरी राइटिंग से भी बुरा है, बुरा क्रिटिसिज्म। तो बुरा क्रिटिसिज्म इज जो है वर्स देन इल राइटिंग। इस एसे ऑन क्रिटिसिज्म के कुछ बहुत ही फेमस कोट्स हैं जो हम लोग अपने उसमें डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जो बहुत ही जो आज की कहावतें बन चुकी हैं। अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। इस पर तो नॉवल भी लिखी है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, टू अर्र इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ये इसी की एसे ऑन क्रिटिसिज्म की ही लाइन्स हैं। द रेप ऑफ द लॉक, वाई वाह, बहुत ही बढ़िया है रेप ऑफ द लॉक। ये मॉक हीरोइक एपिक है और ये जो है 1714 में ये रेप ऑफ द लॉक पब्लिश्ड इन 1714 इट्स कंप्लीट फॉर्म, ये 1714 में अपनी कंप्लीट फॉर्म में आया था। ये एक मॉक हीरोइक पोएम है जो 18वीं सेंचुरी की फैशनेबल सोसाइटी का मजाक उड़ाता हुआ है कि लेडीज एंड लॉर्ड्स छोटी छोटी ट्रिवियल मैटर्स पर जो है वो उलझ जाते हैं। वन लॉर्ड पीटर क्लिप्ड ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम द हेड ऑफ अ ब्यूटीफुल मेड ऑफ ऑनर नेम अराबेला फर्मर, कि कैसे लॉर्ड पीटर जो है अराबेला फर्मर का एक बाल की लट जो है वो काट लेते हैं। एलोइसा टू एबेलार्ड एंड एलिजी टू एन अनफॉर्चुनेट लेडी, ये दो छोटी पोएम्स हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वो पोएम है जिसमें एक यही दो पोएम है जिनमें सटायर को छोड़ के उन्होंने लव का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया है। ट्रांसलेशंस ऑफ होमर, पोप्स ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड वाज कंप्लीटेड इन 10 ईयर्स, 10 साल लग गए थे। इसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी रकम थी। उन्होंने एक विला खरीदा था और उसमें ही मतलब उनको प्रॉस्परस बनाने के लिए काफ़ी थी वो रकम, और पब्लिश हुई थी 1720 में। इट वॉज फॉलोड इन 1725-26। भाई जो इलियड है सबसे पहले चैपमैन ने करा था, उसके बाद ड्राइडन ने करा था, उसके बाद जो है वो पोप ने किया है, और ये इट वॉज फॉलोड इन 1725-26 बाय ओडिसी, अ गुड डील ऑफ विच वॉज ट्रांसलेटेड। भाई ओडिसी को ट्रांसलेट करा उनके दो असिस्टेंट्स ने, फेंटन एंड ब्रूम ने। डंसियार्ड ऑन द एनालॉजी ऑफ द इलियड, डंसियार्ड जो है वो 1728 में आई और फिर लेटर जो वर्जन था दैट वाज एनलार्ज वर्जन। फर्स्ट वर्जन में इनका बट ऑफ जोक जो बट ऑफ सटायर था दैट वाज थियोबॉल्ड। अब ये एक वायलेंट सटायर है एज वेल एज
और मेजर एज वेल एज माइनर, वो ये उस समय के छोटे बड़े सभी राइटर्स पे, जिनसे पोप को लगता था कि उनको जो है, पोप को लगता था ये जीनियस नहीं है, ये लिखने के लायक नहीं है। इट वॉज अ वॉर ऑफ विट अगेंस्ट डलनेस, ये डलनेस के अगेंस्ट जो है वो वॉर था। पोप हैड ब्रॉट आउट एन एडिशन ऑफ शेक्सपियर, पोप ने शेक्सपियर के जितने भी क्वार्टर्स फोलियोज थे उनको मिला के एक अपना एडिशन तैयार करा था, एडिशन ऑफ शेक्सपियर, जिसमें उन्होंने बहुत सारे वर्क्स को ये माना था कि ये शेक्सपियर के, बहुत सारी चीज़ों को ये माना था ये शेक्सपियर की लिखी हुई नहीं है। 1725 में आया था और इसमें जो कमियां थी, भाई ऐसा है, ये कमी निकालने वाली जो प्रथा है ये बहुत पुरानी प्रथा है। कमी निकालने, ये आज से नहीं, मुझे लगता है लाखों करोड़ों साल से चलती चली आ रही है। पहले तुम जवाब दो फिर हम जवाब देंगे। तो यही हुआ था पोप के साथ भी कि उन्होंने जो थियोबॉल्ड जो थे, जो उनके कंटेम्प्रेरी थे, उन्होंने शेक्सपियर के जो एडिशन ऑन शेक्सपियर था उसमें जो जो कमियां थी वो निकाल के रख दी। अब जो है क्यों, क्योंकि वो शेक्सपियर के बेहतर क्रिटिक थे, बेहतर स्कॉलर थे। उन्होंने वर्क निकाला था शेक्सपियर रिस्टोर्ड, जो आया था 1726 में, इसमें उन्होंने कमियां निकाल दी। अब पोप तो चिढ़ गए कि भाई ऐसे कैसे मेरे काम में कमी निकाल दोगे। इसीलिए पोप ने वर्क लिखा था, थियोबॉल्ड को डंसियार्ड का हीरो जो है वो उन्होंने बना दिया था। एसे ऑन मैन इज नेक्स्ट टू रेप ऑफ द लॉक। एसे ऑन मैन जो है वो रेप ऑफ द लॉक के एकदम बाद जो है, हमें कह सकते हैं उसके मतलब समकक्षी है। मोस्ट कोटेड ऑफ ऑल पोप्स वर्क, इट कंसिस्ट ऑफ 4 एपिस्टल्स हैं इसमें लेटर की फॉर्म में, और हेनरी सेंट जॉन लॉर्ड बॉलिंगब्रोक को ये संबोधित करके लिखी गई है। पैराडाइज लॉस्ट की तरह ही इसका भी वही है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, इसका है टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। पैराडाइज लॉस्ट की तरह तर्ज पर ही इसका है विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। एपिस्टल टू आर्बूथनॉट, एपिस्टल टू आर्बूथनॉट जो है वो पब्लिश हुई थी 1735 में। ये प्रोलॉग टू द सटायर्स इन वन ऑफ पोप्स मोस्ट ब्रिलियंट सटायर, पोप का मोस्ट बेहतरीन सटायर है। इसमें सटायरिकल पोर्ट्रेट है एडिसन का, एटिकस के रूप में। अब ये हो गई आपकी यहाँ पर, और अब मुझे जो है वो बताने हैं, क्वेश्चंस बताने हैं। Which of the following poets is considered the master of heroic couplet? देखिए हीरोइक कपलेट जो है वो माना कि चौसर ने यूज़ किए थे। हीरोइक कपलेट यानी कि 2 लाइन स्टैंजा राइमिंग टुगेदर। लेकिन भाई हीरोइक कपलेट को दोबारा से रिवाइव करना, हीरोइक कपलेट के मास्टरी हासिल करने का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर पोप को। और Pope's one of the first major poems, an essay on criticism, was published in 1711. When Lord Peter forcibly snipped off a lock from Miss Arabella Fermor's head, the incident gave rise to a high society quarrel between the families. Pope treated the subject in a playful and witty mock heroic epic titled कि भाई लॉर्ड पीटर ने जब बाल की लट काट ली थी तो इससे एक मॉक हीरोइक एपिक आया था, और उस मॉक हीरोइक एपिक का नाम सभी को पता है, द रेप ऑफ द लॉक, जो पहले 2 कैंटोज में और बाद में 5 कैंटोज में आई थी। Which narrative poem of Pope brings into focus the onset of acquisitive individualism and conspicuous consumption where purchased good assume dominance over moral agency? कौन सी पोएम है पोप की जो कंजम्पशन पर ज़्यादा ध्यान देती है और इंडिविजुअलिज्म पे नहीं, जहाँ पर मॉरल एजेंसी के ऊपर परचेज्ड गुड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं? मॉक हीरोइक एपिक 18वीं सदी का मजाक 18th सेंचुरी सोसाइटी का मजाक उड़ाने वाला एपिक है जिसका नाम है मॉक हीरोइक एपिक, दैट इज द रेप ऑफ द लॉक। ये है इसका आंसर। The Scribbler's Club was an informal association of the authors in the early 18th century London. The group was founded in 1714 and finally ending in 1745. ये कुछ क्लब्स थे जो उस समय बने थे, द स्क्रिबलर्स क्लब, द किट कैट क्लब। भाई ये जो थे ये क्लब्स जो हैं एक्चुअली कॉफ़ी हाउस कल्चर और जो लोग जो हैं टू डिस्कस पॉलिटिकल इश्यूज़ ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये सारा
कल्चर जो है ये 18th सेंचुरी में ही फ्लरिश हुआ था। तो ये जो स्क्रिबलर्स क्लब था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेंबर्स, जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, जॉन गे, ये सब टोरीज थे। हेनरी सेंट जॉन एंड थॉमस पैनल, ये सारे के सारे ही थे, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following plays had a prologue written by Alexander Pope? Alexander Pope के दोस्त थे, Alexander Pope के साथी थे एडिसन। उन्होंने एक ट्रेजेडी लिखी है केटो, और उस ट्रेजेडी का प्रोलोग किसके द्वारा लिखा गया है? पोप के द्वारा लिखा गया है। आई होप कि थ्योरी और क्वेश्चंस आप लोगों को हेल्प करते हैं। और आप ये मत समझिएगा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं भाई, मैंने आपको एक पॉइंट बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोग कवर करें। आपको लगता है कि हमें इसमें क्वेश्चंस और बढ़ा देने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, दैट आई हैव टोल्ड यू। तो जितना समय अब रह गया है उसके हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन की संख्या और बढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास हैं तो आप क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ा सकते हैं। आई हैव शोन यू द वे कि आप किस दिशा में क्या चीज़ पढ़िए, ठीक है। मतलब JEC के लिए कह रही हूँ मैं। Which of the following plays had a prologue written? ये तो मैंने करवा दिया। Who is the second most frequently quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotations after Shakespeare? शेक्सपियर के बाद जो सबसे ज़्यादा कोटेड राइटर हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, वो हैं अलेक्जेंडर पोप। दैट इज अलेक्जेंडर पोप। Which mock heroic poem of Pope was first published in 1712 with a revised version in 1714? 1712 में 2 कैंटोज और 1714 में 5 कैंटोज में आई थी। दैट इज रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक। Referring to which poem of Pope, Maynard Mac has called in many ways the greatest act of folly in Pope's life? ये मैंने आपको बताया था कि जब डंसियार्ड पब्लिश हुई थी तो उसके बाद पोप को लाइफ थ्रेट्स मिलने लगे थे, तो इसीलिए उनके लिए कहा गया था in many ways the greatest act of folly in Pope's life। तो ये है द डंसियार्ड। Which poem is an attempt to vindicate the ways of God to men, a variation on Milton's attempt in Paradise Lost? ये अभी मैंने आपको बताया था कि भगवान जो करता है सही करता है, essay on man। Which poem of Pope was appreciated by Voltaire in the words the most beautiful, the most useful, the most sublime didactic poem ever written in any language? ये वोल्टेयर जो कभी किसी की तारीफ नहीं करते थे, इन्होंने भी पोप की तारीफ करी essay on man पर। Which poem of Pope is notable as the source of phrase damn with faint praise and who breaks a butterfly upon a wheel? ये किस पोएम के बारे में कहा गया है? ये कहा गया है द एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बूथनॉट। ये जो पोएम थी जिसमें एडिसन का जो पे सटायर किया गया है, तो ए सोर्स ऑफ डैम विथ फेंट प्रेज एंड हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील, ये जो फ्रेजेस हैं ये यूज़ किए गए हैं द एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बूथनॉट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु रेफर्ड टू द पोप्स ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड एज अ परफॉर्मेंस विच नो एज और नेशन कुड होप टू इक्वल? ये लाइंस कही है कि पोप का जो ट्रांसलेशन है इलियड का, वो और कोई एज इसको कंपेयर ही नहीं कर सकती है। दैट इज डॉक्टर जॉनसन। पहले ही लग गया निशान। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which poem Pope claims that the imitation of the ancients is the ultimate standard for taste? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एज थी ये उनकी लेखन शैली को, क्लासिकल्स की लेखन शैली को इमिटेट करने में यकीन रखते थे, कंटेंट को नहीं। तो ये किस में कहा है उन्होंने? एसे ऑन क्रिटिसिज्म में। In which poem Pope attacked the 17th century dramatist John Dennis, characterizing him as epicus? किसमें जो है वो 17th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट जॉन डेनिस को एपिकस के रूप में करते हैं? दैट इज ऑल्सो एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म।
The final form of the poem, The Rape of the Lock, appeared in 1770 with the addition of Clarissa's speech on. ये 1717 में जो ये एडिशन आया था क्लैरिसा की स्पीच ऑन गुड ह्यूमर, गुड ह्यूमर पर ये स्पीच के साथ आया था. Which character Pope which character Pope in the Rape of the Lock to represent Arabella Fermor? Arabella Fermor को पोप ने किस कैरेक्टर के रूप में दिखाया है? तो दैट इज बेलिंडा. बेलिंडा उस समय की जो लेडीज़ की रिप्रेजेंटेटिव दिखाई है कि बहुत प्यारी सी जो लाइंस भी हैं इसमें बहुत अच्छी सी कि बेलिंडा स्माइल्ड एंड द होल वर्ल्ड इज गे. Pope has pictured sylphs in the Rape of the Lock. He has derived his sylphs from the 17th century French Rosicrucian novel. Rosicrucian philosophy जो अपनाई है, कौन सी Rosicrucian novel से उन्होंने लिए sylphs का वर्णन किया है? तो ये है फ्रेंच, इसमें है कॉम्टे डी गैब्लेस, ये इस नॉवल से लिया गया है. And now the next question is, in the beginning of this mock epic, The Rape of the Lock, Pope declares that a dire offense has been committed. A lord has assaulted a gentle ballet. Was. तो ये क्या करा था इतना बड़ा, जिसपे एक छोटी सी घटना पे इतना बड़ा मॉक एपिक लिखा गया था? ये था अराबेला फर्मर का बाल काटना लॉर्ड पीटर के द्वारा. द मॉक एपिक द रेप ऑफ द लॉक इज डेडिकेटेड टू, ये उन्होंने डेडिकेट करा है अपने से बहुत बड़े उनके जो फ्रेंड थे जॉन कैरल को, उन्होंने ये डेडिकेट करा है. In the Rape of the Lock, cosmetics, clothing and jewelry are trivial substitute for cosmetics. जो वर्णन करा जा रहा है कि बेलिंडा सज रही है तो कॉस्मेटिक्स, क्लोथिंग और जितने भी जो सज है उनको जैसे एक योद्धा के हथियार होते हैं ऐसे ही लिपस्टिक्स और जितने भी कॉस्मेटिक्स के साथ जो चीज़ें हैं उनको हथियारों से कंपेयर किया गया है. व्हाट अ वंडरफुल पीस इट इज़. आर्मर्स एंड वेपन्स, द रेप ऑफ द लॉक, दैट्स अ वंडरफुल पीस. What happens to the lock of hair at the end of the poem? At the end of the poem लॉक के साथ होता क्या है? तो वो लॉक जो है वो जैसे बच्चों की कहानियों में कोई भी मरने के बाद सितारा बन जाता है, तो इन द सेम वे इट इज़ टर्न्ड इनटू अ कॉन्स्टिलेशन. तो ये भी कॉन्स्टिलेशन में टर्न हो जाता है. Which of the following poem of Pope begins with the line, Know then thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man? That is essay on man. That is essay on man. Which of the following poem of Pope begins with the lines, Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. कि भाई ये जो lines हैं, Happy the man, वो इंसान बहुत खुश है. Whose wish and care a few paternal acres bound, कि जिसकी इच्छाएं सीमित हैं. Content to breathe his native air, जो खुश है जहाँ है वो खुश है. His own ground, अपनी ज़मीन पे खुश है. That is Ode on Solitude. ये लाइंस ली गई हैं ओड ऑन सॉलिट्यूड से. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज की जो क्लास थी वो यहीं तक है. बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मंडे से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप स्टडिंग. ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ऐसा मुझे लगता है. तो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं कल.